हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एमपी सेट की जो परीक्षा हुई थी अभी हाल ही में, उसका प्रश्न पत्र जो है मैं लेके आई हूँ। तो उसका हल सहित व्याख्या जो है आप सभी के लिए यहाँ इस चैनल के माध्यम से मैं लेके आई हूँ। तो हिंदी साहित्य से जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का संकलन है एमपी सेट की जो परीक्षा हुई थी। अब यहाँ पे इस सेट को कराने के पीछे दो उद्देश्य है कि अब आप सोचेंगे कि मैंने ये प्रश्न पत्र क्यों करवाया है। एक तो जिन्होंने एमपी सेट की परीक्षा दी है उनके लिए उनको उत्तर चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये प्रश्न आपके हिंदी साहित्य और फिर यूजीसी नेट, इसका जो सिलेबस था वो पूरा का पूरा यूजीसी नेट पर आधारित था। तो ऐसे में इन सारे प्रश्नों को देखना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार के प्रश्न जो है इसमें पूछे गए थे। आपके लिए प्रश्न बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज, तो इसका चित्रण जो है हमें देवरानी जेठानी कहानी के उपन्यास में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न आपको देखने पे लगेगा कि वाकई प्रश्न जो है यूजीसी नेट के मुकाबले प्रश्न जो है काफ़ी आसान थे। इसका प्रश्न पत्र बहुत ही आसान मैं कह सकती हूँ। यूजीसी नेट की जो परीक्षा होती है उसके मुकाबले एमपी सेट की परीक्षा बहुत ज़्यादा आसान थी। काफ़ी प्रश्न जो है डायरेक्ट इस प्रकार से पूछे गए थे। तो यहाँ प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर इसकी जो है विधा पूछी गई है। तो यहाँ पर ये क्या है, तो ये एक उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित गाँवों में से मैला आंचल में वर्णित गांव कौन सा है। तो मैला आंचल के गांव का नाम तो हमेशा से परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो इसके जो गांव का नाम है वो है मेरीगंज। ठीक है, गंगोली, आधा गांव और सेमरी और बेलारी की बात करें तो ये दोनों जो है गोदान उपन्यास के गांव हैं। ठीक है, इनकी मैचिंग भी अधिकतर परीक्षा में पूछी जाती है, लेकिन यहाँ जो चित्रण है वो हमें मैला आंचल का करना था। तो मैला आंचल में मेरीगंज गांव का वर्णन है। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है, नत्थू किस उपन्यास का पात्र है। अब ये प्रश्न भी आसान है कि नत्थू किस उपन्यास का पात्र है, तमस उपन्यास का। अगला है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है। अब मदन मोहन जो पात्र है वो आपको परीक्षा गुरु उपन्यास में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है। तो यहाँ पे देश विभाजन की बात की है तो विभाजन की समस्या हमें जिंदगी नामा झूठा सच उपन्यास में देखने को मिलती है। यहाँ जिसने भी ये प्रश्न पत्र जिसका भी था उसने ये जिंदगी नामा लगाया था, जो कि गलत उत्तर है। देखिए जिंदगी नामा में क्या है, सांप्रदायिकता की झलक जो है आपको देखने को मिलती है, लेकिन जो मेन जो हमें इसका वर्णन मिलता है वो हमें इसी उपन्यास में मिलता है। या तो इसके दोनों ऑप्शन रहेंगे या फिर इसका एक ही ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे जिंदगी नामा नहीं आएगा, यहाँ पे झूठा सच आएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित उपन्यासों में से ज्ञानो किस उपन्यास का पात्र है। तो ज्ञानो जो है वो धरती धन्ना अपना उपन्यास की पात्र है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास है। तो तुलसीदास को जो आधार बना के लिखा गया है वो है मानस का हंस। खंजर नयन सूरदास के जीवन पर आधारित है। तो यहाँ पे मानस का हंस इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला है, दलित जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है। तो दलित जीवन पर, तो इनमें से अगर बात की जाए तो दलित जीवन का जो हमें चित्रण मिलता है वो हमें धरती धन्ना अपना उपन्यास में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है। तो ये राग दरबारी से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी के पात्र वंशीधर कहाँ के निवासी थे? तो वंशीधर जो था वो इलाहाबाद का निवासी था। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी की चर्चित कहानी राही का लेखक कौन है? तो राही की जो लेखिका है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, बुद्धगुप्त कौन सी कहानी का पात्र है? तो ये आकाशदीप कहानी का पात्र है। ठीक है। अगला प्रश्न है, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, मेरे साथ में औरत ज़ात है, गाड़ी निकल जाएगी, कौन सी कहानी का संवाद है? अब अगर थोड़ा सा इसको अगर आपको नहीं भी पता तो देखिए, गैंग्रीन कहानी अज्ञेय की कहानी है जिसमें मालती का वर्णन है और उसके पति का वर्णन है। एक उनकी जो कहानी है वो हस्बैंड वाइफ की है और एक बीमारी पर आधारित है। मालती के जीवन का इसमें चित्रण है कि मालती का जीवन जो है किस प्रकार से है, तो इसमें इस प्रकार का वर्णन नहीं होगा। उसने कहा था फौजी की कहानी है, उसके प्रेम पर आधारित है, तो देश पर तो आधारित है, लेकिन ऐसी कोई समस्या इसमें नहीं है। आकाशदीप बुद्धगुप्त और चंदा की कहानी है जो कि एक द्वीप पर आधारित कहानी है। तो यहाँ पे अमृतसर आ गया जो कि विभाजन पर कहानी है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दरवाज़ा खोलो, मेरे साथ औरत है जो, तो फिर गाड़ी जो है क्या है, निकल जाएगी। तो गाड़ी निकलने के बाद कि गाड़ी जो है पार कर जाए, रास्ता देने की बात कह रही है, वो विभाजन की बात की समस्या में अगर आपको दिमाग में आ जाता है तो ये अमृतसर आ गया क्या है। तो कुछ इस प्रकार से भी आप हिंट निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, हामिद ने मेले में से क्या खरीदा? हामिद कौन से उपन्यास का पात्र है? ईदगाह उपन्यास का पात्र है, प्रेमचंद के ईदगाह उपन्यास का पात्र, और उसने जो है अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा था। ठीक है। अगला है, हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत करते हैं। अब यहाँ पे बड़े बुजुर्गों की जो है राय बताई गई है कि वो क्या करते हैं कि बहू बेटी अगर घर में है तो घर में वो आराम से रहे, स्वच्छंद रूप से घूमे फिरे, बातें करे। तो ये ऐसी बातें जो हमें पिता कहानी में देखने को मिलती है। ठीक है। अगला है, सजनवा बैरी हो गए हमार सजनवा, तो ये गीत जो है कौन सी कहानी का है? तो ये कहानी जो है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम का है। तीसरी कसम की कहानी जो है वैसे भी परीक्षा में पूछी गई है, यूजीसी नेट में भी, चाहे अलग पूछी गई हो। अगला है, तेरी कुड़माई हो गई, तो ये जो संवाद है वो किस कहानी का है? तो ये संवाद बहुत ही प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था, इस कहानी का संवाद है। अगला है, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करता, तो ये कौन सी कहानी में कहा गया है? तो इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी में कहा गया है। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 1929 में हुआ था, 3 अप्रैल 1929। ठीक है। अगला है, राम के नाम से दोनों नयन बिनु, सूरदास भय कवि कुल राय, तो ये जो गीत का अंश है वो किस नाटक का है? अब यहाँ पे ये जो गीत है वो आपको अंधेर नगरी नाटक से पूछा गया है। तो देख सकते हैं, देखिए मैंने आपको यहाँ इसलिए करा क्योंकि अंधेर नगरी के प्रश्न जो है यूजीसी नेट में भी नाटकों पर आधारित इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं, तो आपके लिए ये अच्छा प्रश्न रहेगा। यहाँ पे इस नाटक का पूछा गया था कि कौन सी नाटक का है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, स्थान तक्षशिला के गुरुकुल का मठ, चाणक्य और सिंहरण, तो ये जो उक्त स्थान संकेत किस नाटक के प्रथम अंक और प्रथम दृश्य से संबंधित है? अब यहाँ पे जैसे ही आपने देखा चाणक्य और सिंहरण, तक्षशिला के गुरुकुल का मठ, तो ये बातें तो चंद्रगुप्त नाटक में कही गई है। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र नहीं है? तो देवसेना जो है वो स्कंदगुप्त की पात्र है, ना कि ध्रुव स्वामिनी के। ठीक है। अगला है, जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया, द्वापर युग बीत गया। अब द्वापर युग की बात है तो ये समझ में आ रहा है कि ये अंधा युग नाटक का है, लेकिन अंधा युग नाटक में ये किस अंक से है? तो ये पहले अंक से है।
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए मैं यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों से भी यही कहूँगी, या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम जो भी आपकी विषय है उसमें आप पहला अंक तो ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि पहले अंक से देखिए यहाँ पे जो संवाद था ये वाला, ये भी आपका पहले अंक से था, ये भी आपका पहले अंक से पूछा गया है, तो पहला अंक तो ज़रूर पढ़ ले। और भी प्रश्न यहाँ निकाल के लाऊं तो आपको पहले अंक के बहुत सारे मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप पहला अंक ज़रूर पढ़िएगा। चलिए अगला है, सिंदूर की होली नाटक की 2 स्त्री पात्र कौन है? तो इसमें 2 स्त्री पात्र है, चंद्रकला और मनोरमा। अगला प्रश्न है, विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। तो ये संवाद जो है वो किसके द्वारा कहा गया है? तो ये विलोम के द्वारा जो है ये बात कही गई है। अगला प्रश्न है, यह नाटक इब्राहिम अलकाजी के साथ इस बातचीत के बाद लिखा गया था कि हिंदी में आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं है। तो ये किस नाटक के संबंध में है? तो ये बकरी नाटक के संबंध में है। अगला है, धीरे धीरे अंधकार अंधकार में बच्चों के रोने की सिसकने की आवाज़ें आती है, धीरे धीरे प्रकाश। 7-8 वर्ष का अश्वत्थामा जमीन पर पांव घिसलाता मचल रहा है। अब यहाँ पे किसका नाम आ रहा है? अगर आपको नाटक का नाम नहीं पता चल रहा है तो अश्वत्थामा का जिक्र जो है, अब इनमें से अगर बात की जाए तो अंधा युग नाटक में अश्वत्थामा का जिक्र मिलता है, तो ये अंधा युग नाटक का सीन है। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न ये दिया गया है। स्थान दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक और खाने का कमरा। तो हमें असत्य कथन जो है वो ढूंढना सही है ये कथन। पहला अंक गर्मियों में एक दिन, ये भी सही है। दूसरा अंक 20 वर्ष बाद सर्दियों का एक दिन। तीसरा अंक 25 वर्ष बाद बरसात का एक दिन। अब इसमें बरसात का एक दिन और तीसरा अंक तो नहीं है, तो यहाँ पे ये हमारा कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगला है, आज सरोहा में घटी छोटी घटना भी इस सीट के साथ जोड़कर देखी परखी जा रही है, वरना और दिन होता तो क्या, तो बीसू और क्या बीसू की मौत। सूत्रधार का उक्त कथन किस नाटक से लिया गया है? अब यहाँ पे बीसू की बात की है तो ये महाभोज नाटक का पात्र है। ठीक है, संस्कृति और सौंदर्य, ये निबंध जो है किसका है? नामवर सिंह का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मैं इनकी आशा आकांक्षा उत्साह साहस उद्यमता आदि से वैसे ही अनुप्राणित और आविष्ट रहूँगा जैसे चुंबकीय आकर्षण क्षेत्र में पड़कर साधारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। तो ये किस निबंध का अंश है? तो ये जो है उत्तर फाल्गुनी के आसपास इस निबंध का ये अंश है। अगला है, इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है, और इनके मुख शरीर और अंतःकरण सफ़ेद, इनकी बर्फ पर्वत और भेड़ सफ़ेद। तो ये किसका है? तो ये सरदार पूरन सिंह का जो है निबंध, कौन से निबंध का है? अब यहाँ पे तो इन्होंने नहीं पूछा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रश्न करूँ कि ये कौन से निबंध का है, तो ये मजदूरी और प्रेम सरदार पूरन सिंह का जो निबंध है उससे लिया गया है। और उसमें भी अगर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन अगर पूछा जाए कि देखिए यहाँ पे मैं आपको इस प्रश्न से 3 प्रश्न बना सकती हूँ। तो देखिए पहला प्रश्न, ये किस निबंधकार का है? तो ये आपका सरदार पूरन सिंह के निबंध का है जो कि प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, दूसरा, ये उनके किस निबंध से है? तो ये मजदूरी और प्रेम से है। अब मजदूरी और प्रेम अलग अलग भागों में है, तो ये किस भाग से है? तो एक गरेड़िए का जीवन। अगर आपको नहीं भी पता चलता, भेड़ की बात हो रही है तो भेड़ की बात हमें गरेड़िए का जो है उसमें मिलता है, तो यहाँ इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। तो एक साथ आपके कई सारे प्रश्न इससे संबंधित हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र के अधिकतर निबंध किस पत्र में प्रकाशित हुए? अब अगर बात की जाए प्रताप नारायण मिश्र की, तो उनके द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी? तो ब्राह्मण थी, जिसमें उनके पत्र जो है प्रकाशित हुए थे। ठीक है, अगला देख ले,
उठ जाग मुसाफिर, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विवेकी राय। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विशेषता है। अब उनके निबंधों की क्या विशेषता है? भाव एवं मनोकार संबंधित, ये भी सही है। आलोचना का सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप, तो ये दोनों ही कथन इसके सही है। अगला है व्यापक मानवतावादी दृष्टि और गंभीर सांस्कृतिक निष्ठा किसके निबंधों की प्रमुख विशेषता है? अब यहाँ पे क्या है? मानवतावादी दृष्टि और दूसरा है सांस्कृतिक निष्ठा। ये दोनों ही चीज़ें हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों में देखने को मिल जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखित निबंध है। तो अब यहाँ पे देखिए, मजदूरी और प्रेम किसका है? सरदार पूरन सिंह का। उठ जाग मुसाफिर विवेकी राय। संस्कृति और सौंदर्य नामवर सिंह का। और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो हमारा ये उत्तर है विद्यानिवास मिश्र का। ठीक है। अगला है अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि तुर्की सब सरपट दौड़े जाते हैं, सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू ले। तो ये जो है किस निबंध का अंश है? तो ये है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध का अंश है। चलिए अगला है शिव शंभू के चिट्ठे में किसको संबोधित किया गया है? तो इस निबंध में लॉर्ड कर्जन को जो है संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है लेखक के अनुसार माटी की मूर्ति में क्या चीज़ है? तो इसमें जिंदगी की बात जो है कही गई है। अगला है जब तक इंसान अंधेरी रात न देखे तब तक रोशनी की वक़्त उसे कैसे मालूम हो? तो ये किस रचना से लिया गया है? तो एक बार आप कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मिला नहीं और जहाँ तक लगा मुझे इसका ये लगा है। तो अब ये किसका है? आप सभी मुझे इसका कमेंट करिएगा एक बार, 92 का। ठीक है। चलिए अगला है आप हुद्री किस की आत्मकथा है? तो ये रमणिका गुप्ता की है। ठीक है। भोला राम का जीव में पेंशन के लिए रिश्वत के तौर पर बड़े अफसर ने क्या रख लिया था? तो उन्होंने जो है वीणा रख ली थी। ठीक है। अगला है जामुन का पेड़ किसकी रचना है? तो ये कृष्णचंद्र की रचना है। अगला है किसी भी शासन के दो प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा और विधि व्यवस्था। यदि कायस्थों ने हिंदू शासन की विधि व्यवस्था संभाल ली होगी, सुरक्षा व्यवस्था क्षत्रिय संभालते होंगे, तो उन्होंने मुस्लिम शासन में भी यह कार्य किया होगा। यह जो है किस पुस्तक से लिया गया है? अब यहाँ पे आप जो है, यहाँ पे वैसे मुझे बी लगा, बाकी एक बार इसका भी आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका भी कंफर्म मुझे नहीं मिला, थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं आपसे कमेंट करने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है। अगला है मेरी तिब्बत यात्रा में पहला खंड कौन सा है? तो इसमें पहला खंड है लहासा से उत्तर की ओर। चलिए अगला है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। अगला है जीवनी लेखन में किन घटनाओं का चयन किया जाता है? तो जिनमें संवेदना की गहराई हो, सही है। अनुभवों का श्रृंखलाबद्ध कलात्मक चयन हो, भावों को आलोड़ित करने की शक्ति हो। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी इसका उत्तर है। चलिए अगला है मुर्दहिया किसकी आत्मकथा है? तो ये तुलसी राम की आत्मकथा है। चलिए अगला प्रश्न है पाली भाषा तथा अशोक की धर्म लिपियों का कालक्रम क्या है? तो इसका कालक्रम है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। ठीक है। अगला है जॉर्ज गैरिसन ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भाषा समुदायों में बांटा है? तो जॉर्ज गैरिसन ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को, अब यहाँ पे जो है क्या प्रश्न है कि देखिए कितने समुदायों में, समुदायों की बात की है, तो इन्होंने 3 भाग, और 3 भागों में जो है समुदाय की बात करें तो इन्होंने 6 समुदायों में जो है इसको विभाजित किया है। चलिए अगला प्रश्न है नागर अपभ्रंश के व्याकरण के लेखक है? तो यहाँ पे अपभ्रंश व्याकरण के जो लेखक है वो है हेमचंद्र। अगला है इनमें से कौन सी ध्वनि अंतःस्थ व्यंजन है? तो अंतःस्थ व्यंजन की बात की जाए तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से र जो है उत्तर होगा। ठीक है। और बाकी अगर बात करूँ तो य, र, ल और व, इनको जो है अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हमारा डी उत्तर सही होगा।
अगला प्रश्न है खुशबू में उपसर्ग है, तो उपसर्ग की बात करें तो खुशबू में जो है खुश उपसर्ग है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। वाग युद्ध में समास कौन सा है, तो यहाँ पे वाग युद्ध की बात की है तो इसमें करण जो है वो करण तत्पुरुष है। तो कर्म क्या होता है, कर्म में क्या होता है को, संप्रदान में के लिए, संबंध का के की, करण से। तो वाग युद्ध यानी वाक से युद्ध, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है, तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। अगला है मोहन का कुछ खो गया है तभी टॉर्च से ढूंढ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ चीज निश्चित नहीं है कि क्या खो गया है। मोहन का कुछ खो गया है तभी टॉर्च से ढूंढ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला है भाषा के रूप में विभिन्न स्तरों पर एक रूपता लाने के कार्य को कहा जाता है। तो जब भाषा को एक रूपता लाने की बात कही जा रही है तो इसका अर्थ हो जाएगा मानकीकरण, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 347 में उल्लिखित है, तो अनुच्छेद 347 हमें क्या कहता है, तो किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये कथन जो है किस आलोचक का है, तो ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है विद्यापति के संबंध में, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ प्रश्न है कि इनके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। तो ये कथन जो है किस भक्त कवि के बारे में कहा गया है, तो ये कथन जो है कबीरदास के विषय में कहा गया है। अगला है निगम अगम साहब सुगम राम सांचली चाह अम्बो असल अवलोकियत सुलभ सबही जगमाह। अब यहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा कि ये किस चीज़ का है, यहाँ पे तो उत्तर देके आप कह देंगे कि ये तुलसीदास का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नाम किसका है, राम का आया है। तो नंददास कृष्ण भक्त कवि, मीराबाई कृष्ण भक्त कवि, तुलसीदास राम भक्त कवि, ठीक है। निगम अगम साहब सुगम राम संचली चाह। अब यहाँ पे कबीरदास के जो काव्य होते हैं उसमें हमें थोड़ा सा जो है अलग दिखता है, लेकिन यहाँ पे जो शब्दों का आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन इस हिसाब से लगाइएगा। चलिए अगला है भाषा भूषण निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है, तो भाषा भूषण जो है महाराज जसवंत सिंह की रचना है। अगला है भूलोक लोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। तो ये पंक्तियाँ जो है किस रचनाकार की है, तो ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ है। अगला प्रश्न है मारे सी मोहि कुंठाव, तो इस निबंध के लेखक कौन है, तो ये निबंध जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। अगला जो प्रश्न है वो काव्य पंक्तियाँ है। यह सच है बार बार हार गया मैं, खोजा जो हार शार में नया, उड़ी धूल तन सारा भर गया, नहीं फूल जीवन अविकच है, यह सच है। तो ये पंक्तियाँ जो है किस रचनाकार की है, तो ये निराला जी की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है सिंदूर की होली नाटक किसकी रचना है, तो सिंदूर की होली जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र की है, ठीक है। अगला है गैंग्रीन कहानी के लेखक है, तो इसके लेखक है अगेजी। अगला है मैं उन व्यक्तियों में से हूँ और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद
दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्धि मानते हैं। तो इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो इस पंक्ति के लेखक है अगेय जी। ठीक है, अगला है हेमचंद्र द्वारा दिया गया काव्य का लक्षण क्या है? तो हेमचंद्र ने जो प्रतिपादित किया है वह है अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। तो ये उनका कथन है। ठीक है, अगला है काव्य को आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति किसने कहा है? तो ये कथन जो है जयशंकर प्रसाद का कहा गया है। अगला है परा प्रतिभा के नाम से चिन्मयी शक्ति का विचार विवेचन किस विद्वान ने किया है? अब यहाँ पे क्या है, परा प्रतिभा को शक्ति नाम से, तो ये बात कहने वाले हैं आचार्य मम्मट। ठीक है, अगला प्रश्न है भामह ने काव्य अलंकार में कितने अलंकारों का विवेचन किया है? तो वो है 38। ठीक है, अगला है विभत्स रस के देवता माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं महाकाल। अगला है यूरोप में व्यवस्थित काव्य चिंतन का आरंभ किससे माना जाता है? तो इसका आरंभ जो है प्लेटो से माना जाता है। अगला प्रश्न है काव्य प्रकृति की अनुकृति है पर एकदम नकल न होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है। तो नकल नहीं की बात और अनुकृति की बात जो है अरस्तु के द्वारा कही गई है। ठीक है, अगला है स्वच्छंदतावादी आलोचना का घोषणा पत्र, ये किस रचना को कहा गया है? तो लिरिकल बैलेट्स को ये चीज़ कही गई है। अगला प्रश्न है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये किसकी रचना है? तो आई ए रिचर्ड्स की। अगला प्रश्न है नई समीक्षा का जनक किसे माना गया है? तो आई ए रिचर्ड्स को। अगला है बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ जितने उपन्यास दिए गए उसमें से 100 अजान 1 सुजान बालकृष्ण भट्ट का है। ठीक है, अगला प्रश्न है अब्र नाम से उर्दू में कविताएं किसने लिखी है? तो अब्र नाम से जो लिखने वाले हैं वो है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। अगला है मौर्य विजय खंड काव्य के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शियाराम शरण गुप्त। अगला प्रश्न है क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? तो ये निबंध जो है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने किस भाषा में लिखी है? तो उन्होंने ये गुजराती भाषा में लिखी है। अगला प्रश्न है यंग इंडिया का पहला अंक कब प्रकाशित हुआ? तो ये सन 1919 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता क्या थे? तो इनके पिता जो है वो सूबेदार थे। अगला है हिंदू बनाम हिंदू, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है राम मनोहर लोहिया। अब यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं जिसमें से आपको उत्तर आधुनिकतावाद के संबंध में सही बात नहीं है। तो यह ईश्वर की मृत्यु का घोषणा करता है, तो ये कथन सही नहीं है। यह विचारधाराओं के अंत की घोषणा करता है, ये सही है। यह केंद्रवाद को ध्वस्त करता है, सही है। यह मार्क्सवाद का समर्थन करता है, ये तीनों कथन सही है। लेकिन हमें जो है नहीं है वाला ढूंढना है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन अस्तित्ववादी दार्शनिक ईश्वर में विश्वास नहीं करता? तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्यों पॉल सार्त्र। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थे। अगला प्रश्न है सुजान हित किस कवि के काव्योत्कर्ष का प्रतिमान माना जाता है? तो सुजान हित जो रचना है वो घनानंद की है। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न है दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो देखिए दूसरा सप्तक की जहाँ तक बात की जाए तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1951 है। तो यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ तो ऑप्शन में एक भी नहीं था, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया 1951। ठीक है, अगला है कामायनी का छठा सर्ग किस शीर्षक से लिखा गया है? तो कामायनी का जो छठा सर्ग है वो है लज्जा सर्ग। ठीक है, अगला है कटी जब नैन की झाई लखियो तब गगन में सारी, तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है कबीरदास की है। अगला है वाह की चटपटी धरत अटपटे पाई, तो ये पंक्ति जो है किसकी है? तो ये बिहारी की पंक्ति है। अगला है कामायनी साहित्य के रसवादी छायावादी पुराणपंथियों के हाथ में नवीन प्रगति शक्तियों के विरुद्ध एक अस्त्र बन गई, तो ये कथन किसका है? तो ये मुक्ति बोध का
कथन है। ठीक है, अगला है स्वतंत्र भारत का इस्पाती दस्तावेज, ये किस काव्य संग्रह को कहा गया है? तो ये अंधेरे में कविता को कहा गया है। अगला है आस्था मानव के युगांतर से प्राप्त दार्शनिक लक्ष्य को पर केंद्र रागात्मक दृष्टि है, ये कथन किसका है? तो ये कथन महादेवी वर्मा का है। अगला है निम्न पद्य पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित है? तो देखिए यहाँ पद्य पंक्ति है, जीवन की जटिल समस्या है बड़ी जटासी कैसी, तो ये बात जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा कही गई है। तो ये थे वो सारे प्रश्न, 100 प्रश्न जो कि एमपी सेट में पूछे गए थे। प्रश्न चाहे एमपी सेट में पूछा गया हो, चाहे वो किसी अन्य परीक्षा में हिंदी साहित्य के प्रश्न थे जो आपके लिए महत्वपूर्ण थे। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एमपी सेट वाले देखें, बाकी अन्य विद्यार्थी भी देखेंगे तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।